प्रिय मित्रों, विगत 4 दिनों से एक बड़ा ही कष्टदायक वायरल फीवर से ग्रसित था। उठने की भी हिम्मत नहीं थी। आज सुबह मैंने येन केन प्रकारेण नहाने का बाथ लेने का कार्यक्रम बनाया, इसलिए बिना बुखार चेक किए मैं नहाने चला गया, क्योंकि बिना नहाए 4 दिन तक रहना ये सबसे बड़ा कष्ट है। बुखार बहुत तेज़ था, 103 104, तो इसलिए मैंने नहीं नहाया, स्नान नहीं किया। लेकिन अब आज बिना स्नान के रहना असंभव सा लग रहा था। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि आपसे कुछ बात करता हूँ। उस निमित्त मैं अपना वीडियो ऑन करके सेशन बनाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हो गया। जब मैं रिटायर हो रहा था तो 45-46 सालों का एक जो काम का अंबार था, उसको कैसे मैं अपने साथ कुछ मेमोरी में डाल सकूं, बड़ा एक प्रश्न था। मैंने एक कट ऑफ डेट बनाई 90 और उसके बाद के कुछ केसों का, सभी का तो नहीं कर सकते आप, कुछ सीमित केसों का, केसेस का जो फाइल्स थी उनके कुछ नोट्स मैंने इलेक्ट्रॉनिकली बनाए हैं। सबके तो नहीं बना सकते थे, बहुत बड़ा अंबार था और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो सबको तो आप किसी भी हालत में नहीं बना सकते डिटेल्स को। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ संभव था उनका एक ब्रीफ मैंने बनाया। उस वक्त मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से मुझे कभी याद करना पड़ेगा केसेस को, इसलिए मैं सबकी एक रिकॉर्ड तैयार कर लूं, जिसको मैं जब चाहे कंप्यूटर पे चेक कर सकूं। क्योंकि उस वक्त मेरा कोई इरादा नहीं था, ऑलरेडी सेकंड अपॉइंटमेंट मेरा वेट कर रहा था एज ए वाइस चांसलर, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे कभी समय मिलेगा कि मैं किसी केस पे चर्चा भी कर पाऊंगा। 90 के बाद के केसेस का मैंने कुछ अलग से कुछ केसेस का स्टोर किया, और उससे पहले के किसी केस पे मैंने ध्यान नहीं दिया। नतीजन जो मेरा एक मेजर डॉक्यूमेंटेशन था 90 से पहले का, जो बहुत ही बड़ा था, वह नए लाने की, उसको सुरक्षित नए करने की गलती हो गई। और जैसे हमारे यहाँ होता है कि एक बार आप सिस्टम से बाहर आ गए तो फिर जाके तो उसको लेना बड़ा इम्पॉसिबल होता है। और अब मैंने सुना है, मैं कभी गया भी नहीं, न ही इस पर प्रयास के लिए, न ही किसी और कारण से, और मैंने सुना है किसी वहीं के स्टूडेंट ने बताया कि वो सारा रिकॉर्ड अब समाप्त भी कर दिया गया है। नए हेड है, नए विचार है, नई वो है सोच है। आज अचानक एक फाइल मेरे हाथ में लग गई, क्योंकि समय नहीं कट रहा था,
तो मैंने ऐसे ही उसको देखा, कंप्यूटर में ही थी। तो वो 90 में कंक्लूड हुआ था मेरे यहाँ से, क्योंकि 90 के पहले केसेस की मैंने कोई वो नहीं रखी थी, संपूर्ण रिकॉर्ड जिसे कहते हैं, इसलिए उसके रेफरल रेटर वगैरह उसमें नहीं थे। खाली 2 या 3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और एक कोर्ट जजमेंट उसमें लगा था। ये कोर्ट जजमेंट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। जैसे ही मैंने उसको पढ़ना शुरू किया मुझे सारी बात याद आ गई, लेकिन संदर्भ याद नहीं आया कि मेरे पास किस चीज़ के लिए भेजा गया था, क्योंकि ये भेजा गया था 90 से पहले, 90 के आसपास ही, लेकिन 90 ख़त्म होने से पहले। जहाँ तक ख्याल है, मुझे पढ़ के लग रहा था कि यह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, शायद, मैं पक्का नहीं कह सकता, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मेरे कुछ विचार जानने के लिए भेजा होगा, जैसा कि उसमें कोर्ट निर्णय में एक रेफरेंस आ रहा था। उसको पढ़ते हुए मैंने अंदाज़ा लगाया कि यह ज़रूर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने या स्टेट मेडिकल काउंसिल दिल्ली ने या किसी अन्य स्टेट मेडिकल काउंसिल ने मेरे पास भेजा होगा मेरा ओपिनियन जानने के लिए। क्यों, वह हम आगे इस केस के बताने के बाद आपको बताएंगे। तो यह एक संभावना प्रकट हुई। मैंने इसको अच्छी तरह से जब आया था तो पढ़ा था, एनालाइज किया था, ये भी मुझे बिल्कुल स्मृति हुई सब कुछ। लेकिन जो उत्तर मैंने दिया होगा वो इसमें नहीं लगा था। लेकिन एनीहाउ, एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। घटना कुछ ऐसी होती है जनवरी 1987 में बड़ौदा में एक व्यक्ति PSI KM जो चौहान हैं, KM चौहान, वो अपने घर में रहते हैं। उनकी पत्नी है और एक 13-14 साल का बच्चा है। वो सुखपूर्वक रह रहे हैं। राजपूत कम्युनिटी को ये बिलोंग करते हैं स्वयं भी, और उनके पड़ोस में ही एक दूसरे राजपूत व्यक्ति रहते हैं, पारेश। पारेश की पत्नी का नाम है हेमांगनी। हेमांगनी के पति सोनीपत में काम करते हैं और वह भी वहीं पे रह कर के कुछ नौकरी करती है। लेकिन यह नौकरी कोई बड़ी नहीं है, पर हाँ, एम्प्लॉयड थी, काम कर रही थी। अब एक दिन अचानक जो मिस्टर KM चौहान हैं, इनके बेटे ने देखा, क्योंकि वो अचानक जल्दी थोड़ा उठ गया था, स्कूल जाने वाले बच्चे अक्सर जल्दी उठ जाते हैं, तो उठा तो उसने देखा करीबन सुबह भोर हो चुकी थी, 4 के आसपास बजे हुए थे, और उसने देखा कि भोर में ही उनकी मदर जो केरोसिन ऑयल का डिब्बा रहता है उसमें से तेल निकाल करके जा रही हैं।
तो उसने वहीं से आवाज़ लगाई और कहा कि मम्मी ये तेल कहाँ ले जा रही हो? तो उसने कहा कुछ नहीं, आज मेरा नहाने का मन है, मैं पानी गर्म करने के लिए, स्टोव जलाने के लिए यह तेल ले जा रही हूँ। उसने इस चीज़ को नोट किया और उसने देखा अभी काफ़ी समय है स्कूल जाने में, तो वो आकर के सो गया। थोड़ी देर बाद उसको कुछ स्मेल आई और धुआं उसके कमरे की तरफ आने लगा, तो वो सटपटा के जगा और देखा कि टॉयलेट में से बाथरूम में से, जिसको वहाँ पे वो लोग लेटरिन कहते हैं, उसमें से धुआं ही धुआं निकल रहा है। उसने ज़ोर से अपने जिस कमरे में उसके पापा सो रहे थे उसको ज़ोर से कुंडा से आवाज़ की जिससे कि वो जगे। उसके फादर तुरंत जग गए, बाहर आए तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे बाथरूम में से धुआं आ रहा है और बदबू भी आ रही है। वह जब अंदर गया देखा तो कमरा बंद था और उसमें से धुआं ही धुआं निकल रहा था। तब तक एक दो लोग और गली से आ गए और उन सब ने आकर के उनको मदद की और जब उसको खोला गया तो देखा कि उनकी पत्नी, जिनका नाम जासुबा था, वह फर्श पे बैठी हुई हैं टॉयलेट में या बाथरूम में। यह देख करके वह सन्न आ गए सभी के सभी, लेकिन उनकी कोई चिल्लाने की या कुछ भी बात वो नहीं आई थी, नहीं आवाज़ आई थी। अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको संदर्भ, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, बताता हूँ कि सुसाइड करने वाले जो लोग होते हैं वह अगर अपना आत्मदाह भी करते हैं तो उन क्षणों में, उन मिनटों में, उन आवर्स में उनमें कुछ ऐसी अदृश्य ताकत आती है कि वह अगर इस तरह से अपने को जला रहे हैं या किसी और चीज़ से काट रहे हैं तो उनको न दर्द महसूस होता है, वो चिल्लाते नहीं। मेरे अपने एक बड़े क्लोज जान पहचान के बच्चे ने अपने स्कूल की टॉयलेट में जाकर के और एक डाइजिन की बोतल में, अब आप सोच सकते होंगे एंटासिड आता है डाइजिन, ज़्यादा उसमें तेल आ सकता है 200 ml, 200 ml। वो 200 ml केरोसिन ऑयल लेकर के अपने स्कूल में गया, बस्ते में रख करके। 12वीं जबकि वहाँ से पास कर चुका था, लेकिन अभी तो सब लोग जानते थे। और बाथरूम में जाकर के उसने उसे अपने सिर पे डाला और वो 200 ml होने के कारण उसके बालों में गिरा, फेस पे गिरा और गर्दन तक ही पहुंचा और उसने अपने आप को आग लगा ली। धुआं निकलने लगा। स्कूल वाले चेक करने लगे क्योंकि मल्टीपल टॉयलेट्स थे, किस टॉयलेट से आ रहा है, करने में समय भी लगा। और उनको आसान इसलिए हुआ कि एक टॉयलेट में से हूँ हूँ की आवाज़ आ रही थी, कोई चिल्लाहट नहीं थी। और जब खोला गया तब तक वो जिंदा था, लेकिन उसका फेस, उसकी गर्दन, उसका सिर सभी जल चुके थे, सब वो जल चुके थे। उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में लेके आए। कोई 10-15 मिनट वो जिया भी वहाँ आकर के, लेकिन उसने कोई स्टेटमेंट या कुछ नहीं दे पाया कि उसके होठ, जवान सभी जो हैं, नोस्ट्रिल्स वगैरह जल चुके थे।
वो कम से कम सफदरजंग हॉस्पिटल से 30 किलोमीटर की दूरी पे था, पर 30 किलोमीटर आने के बाद भी रास्ते में कहीं भी वह बच्चा जो कि उस वक्त 16-17 साल का था, कहीं चिल्लाया नहीं, कहीं रोया नहीं, किसी तरह का कोई नहीं किया। तो ये सुसाइड वाले जो हैं उनमें ये एक विशेष ताकत आ जाती है कि बड़े से बड़े दर्द को भी वो सहन कर लेते हैं। खैर, यहाँ भी उसकी कोई आवाज़ नज़र नहीं आई। जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक प्लास्टिक के कोई बर्तन, जो शायद थाली या वो बर्तन रहा होगा, जिसमें वो केरोसिन ऑयल डाल के ले गई होगी, वो सिर के ऊपर ही होगा। और जब आग लगाई तो भभके से, आवाज़ की फ्लेम से, इसकी आग की फ्लेम से वो झुलस करके वहीं फेस पे ही फ्रीज हो गई थी। ये तो कहानी थी जो उनकी एफआईआर में आई, पुलिस को खबर की गई, आसपास के लोग भी वहाँ इकट्ठे हो गए सभी। और इसके पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि जैसा उस वक्त हुआ करता था, ये 87 की घटना है, तो उस वक्त दारू एक्ट का बड़ा रिवाज था। कोई भी औरत की अगर डेथ होती है तो 3 डॉक्टरों का बोर्ड बनता था, वह पोस्टमार्टम करता था, और जो आईओ है वो भी या मजिस्ट्रेट होता था या एसपी लेवल का अधिकारी होता था। इसमें भी एक सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सोहेल करके वह आईओ नियुक्त किए गए। उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम पे डॉक्टर्स ने सारा कुछ देख करके, सब बर्न्स की फाइंडिंग्स उनको मिली, इंटरनल विषना में जो कंजेशन वगैरह होता है बर्न्स में वो मिला, और फाइनली कॉज ऑफ डेथ उन्होंने शॉक ड्यू टू बर्न्स, कि बर्न्स के कारण जो शॉक हुआ है इनको, उससे इनकी डेथ हो गई है, ऐसा कॉज ऑफ डेथ दिया। लेकिन जो आईओ थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, वो इससे संतुष्ट नहीं थे, और उन्होंने एक दूसरा 3 डॉक्टरों का बोर्ड, जिसमें एक प्रोफेसर ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन जिनका नाम डॉक्टर देशमुख था, उनको नियुक्त किया गया, और उसमें पैथोलॉजिस्ट और दूसरे डॉक्टर्स डाले गए। इन डॉक्टरों ने, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, वहाँ पे कहानी कुछ इस प्रकार बदलती है। इनको पता चलता है, पुलिस को, कि ये जो पति थे इसके, जासूबा के, यानी कि के.एम. चौहान, उनकी मित्रता थी पास में ही एक लेडी हेमांगनी के साथ में, जो उन्हीं के राजपूत कास्ट की थी, और जिनके पति सोनीपत में काम करते थे। और उन दोनों ने मिलकर के, क्योंकि वो दोनों का आपस में प्रेम था, क्योंकि उनके पति रहते नहीं थे, तो इसलिए उनके बीच में जो अड़चन थी वह मात्र के.एम. चौहान की पत्नी थी। इसलिए इन दोनों ने मिलकर के एक प्लान बनाया कि जासूबा को मार देते हैं, और फिर बाद में वो दोनों शादी कर लेंगे, और जैसा भी है। उस निमित्त उन्होंने इसको मारा, तो नेचुरली जब मारेंगे तो कहीं और मारेंगे, और फिर लाके बाथरूम में रख दिया, और उसको आग से तेल डाल के जला दिया, और फिर सारा ये सीन किया गया। इन डॉक्टरों की टीम ने, जो सेकंड टीम थी, प्रमुख रूप से जिसके शायद डॉक्टर देशमुख, क्योंकि फॉरेंसिक प्रोफेसर ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन वही थे, बाकी पैथोलॉजिस्ट वगैरह थे, उन्होंने इस केस में गहरी छानबीन की, और उन्होंने जो विसरा
प्रिजर्व किए हुए थे, उनकी हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट की, तो जो पैथोलॉजिस्ट थे इसमें, उनके साथ मिलकर के स्टडी किया गया और उन्होंने कहा कि ये जो बर्न है ये पोस्टमार्टम है, ये मरी एस्फिक्सिया से हैं, एस्फिक्सियल डेथ है, और ये बर्न जो है पोस्टमार्टम है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी लिखा कि इसमें फैट एम्बोलिज्म प्रेजेंट था। जो अक्सर चोट लगने पे सबक्यूटेनियस टिश्यू में या कहीं और फ्रैक्चर बोन्स वगैरह में से फैट रिलीज हो जाता है, तो वो फैट एम्बोलिज्म करता है। लेकिन कभी कभार बर्न्स में भी हो जाता है। फैट एम्बोलिज्म भी उन्होंने कहा कि इसमें पॉजिटिव है। लेकिन जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ इन डॉक्टर्स का, तो वो ये जस्टिफाई नहीं कर सके इस कॉन्ट्राडिक्टरी बातों को, क्योंकि एक तरफ तो फैट एम्बोलिज्म जो है वो एंटीमॉर्टम फिनोमेना है, बिफोर डेथ फिनोमेना है, वो बर्न्स में भी हो सकता है, या अगर कहीं चोटें लगी हैं तो उससे हो सकता है। तो चोट का तो कोई प्रमाण कहीं है नहीं, कोई लॉन्ग बोन नहीं टूटा है, तो उसका भी प्रमाण नहीं मिल पाया। ऐसे ही कुछ और हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस के आधार पे वो सिद्ध करना चाहते थे कि यह बर्न जो है वो पोस्टमार्टम है और कॉज ऑफ डेथ एस्फिक्सिया से हुआ है। तो भाई एस्फिक्सिया से हुआ है तो कौन सा एस्फिक्सिया? एस्फिक्सिया तो बहुत वाइड टर्म है, कितने ही प्रकार के एस्फिक्सिया हैं, तो किस तरह के एस्फिक्सिया हैं, तो उसका वो कोई उत्तर नहीं दे पाए। इन लोगों का बहुत क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, लंबे क्रॉस एग्जामिनेशन हुए, लेकिन कहीं भी सेटिस्फैक्ट्री वे में ये कोई भी उसको सिद्ध नहीं कर पाया विटनेस बॉक्स में कि यह पोस्टमार्टम बर्न थे। और अगर मान लीजिए पोस्टमार्टम बर्न है तो एंटीमॉर्टम जो कॉज ऑफ डेथ है वो भी साथ में बताना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि पोस्टमार्टम बर्न है और वो मरा नहीं, तो यानी कि पहले डेथ हुई है, तो उस डेथ का कॉज क्या है? तो ऐसा कुछ भी एक्सप्लेनेशन अब यहाँ पूरा तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ कि कोई ऐसा प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए डॉक्टर्स अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में इस केस के बारे में। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रॉस एग्जामिनेशन है। जो लोग इंटरेस्ट रखते हो आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन में एंड जजमेंट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट ने किस तरह इसको इंटरप्रेट किया है, वह भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत, अहम, एक बहुत अच्छा कोर्ट का एनालिसिस है। क्योंकि कई बार फैक्ट्स सामने आ जाने के बाद भी अगर कोर्ट उनका एनालिसिस प्रॉपरली नहीं कर पाता है तो भी बात पकड़ में नहीं आती है। पर वहाँ जितना खूबसूरत क्रॉस एग्जामिनेशन है उतना ही खूबसूरत इसमें कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है, इतनी ही खूबसूरत उसकी एनालिसिस है हर लाइन की। और उन्होंने पूरी तरह से इस बात को कहा कि यह संभव नहीं है कि साहब बिना किसी कॉज ऑफ डेथ के उनकी डेथ हो गई और उसके बाद वो पोस्टमार्टम बर्न हो गए। और जो फाइंडिंग्स और भी हैं उनको बहुत ही सिस्टमिक ढंग से एक एक क्रॉस ने भी उसको अच्छा एलुसिडेट किया और कोर्ट ने भी उसको बहुत अच्छी तरह से जज किया। दोनों एक मार्वलस वर्क है, क्लासिकल पीस है।
और जजमेंट ऑफ फाइनली उन्होंने कहा कि साहब इन डॉक्टरों ने जो दिया है, फिर और भी कुछ उन्होंने एविडेंसेस विसरा के बारे में और जो है थोड़ी पिलफ्रेज भी शायद पाई उन्होंने, तो उसके आधार पे उन्होंने कहा कि भाई जो 340 के लिए तो हम नहीं रेकमेंड करते इन डॉक्टर्स के ऊपर एक्शन, लेकिन हाँ अगर डिफेंस चाहता है क्योंकि इनकी फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस अनरिलायबल हैं और किसी बेसिस पे नहीं है और आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो इसलिए अगर वो चाहे तो इसमें इनिशिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है हो सकता है इसको किसी ने मेडिकल काउंसिल या स्टेट मेडिकल काउंसिल या कहीं पे उनको दिया हो, रेफ़र किया हो, और फिर उन्होंने मेरे पास में ओपिनियन के लिए भेजा हो कि साहब इसमें क्यों। अक्सर प्रोसीजर यही था उस वक्त कि काउंसिल्स या एथिकल बॉडीज़ या गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन जो भी एक्शन लेने वाली होती थी, वो 2-3 एक्सपर्ट्स का पहले कमेंट्स उसके ऊपर ले लेते हैं। ये परंपरा आज भी है, या फिर बाद में कालांतर में यही जाकर के बोर्ड के रूप में बन गया कि एक 3-4 डॉक्टरों का, 5 डॉक्टरों का, 3 डॉक्टरों का एक बोर्ड बना दिया, और वो बोर्ड फिर उसको एवेल्यूएट करता है कि साहब ये एथिकल वायलेशन में कवर होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो किस एक्सटेंट तक होता है, फिर उसमें एक सिस्टमिक इंक्वायरी, एथिकल इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है, जिसमें वापस उनको बुलाया जाता है और उनकी एविडेंसेस रिकॉर्ड होती हैं, और फिर वो अपना फाइनल जजमेंट बताती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कि उन्हें क्या सज़ा दी जाए। सज़ा फाइन भी हो सकती है, सज़ा उनका टेम्पररी इरेजर फ्रॉम द मेडिकल रजिस्टर हो सकता है। आपको आश्चर्य होगा कि एक हमारे बहुत अच्छे एक्टर थे श्री राम लागू। अब कोई भी डॉक्टर एक्टर बन सकता है, आप उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन वो किसी दवाई का या किसी और चीज़ का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता इन कैपेसिटी ऑफ डॉक्टर। और उन्होंने किसी एक ड्रग का या किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट दिया होगा, मेडिकल काउंसिल ने उनको नोटिस दिया, स्टेट मेडिकल काउंसिल ने नोटिस दिया, वो नहीं आए होंगे, नहीं अटेंड किया, तो उनको प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस दे दिया था। प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस हम उसको कहते हैं जिसमें वह डॉक्टर लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस नहीं कर सकता, और उसकी रेमेडी सिर्फ उसको हाई कोर्ट से लेनी होती है। अगर वो इंटरेस्टेड है तो फिर उस जजमेंट के अगेंस्ट में वो हाई कोर्ट में जा सकता है, और फिर हाई कोर्ट अगर चाहे तो उसको रीइंस्टेट कर सकता है, या फिर वो कह सकता है कि वे काउंसिल का जो डिसीजन है वो लागू रहेगा। तो ये एक मेडिकल फील्ड में इस तरह की एक प्रैक्टिस होती है। तो शायद, मुझे पूरा अच्छी तरह से याद नहीं है, शायद इसलिए ही इस केस को मेरे को रेफ़र किया गया होगा, क्योंकि उसकी पूरी फाइल मेरे पास में एग्जिस्टेंस में है। इसका मतलब वह किसी कारणवश और किसी इंक्वायरी के लिए या ओपिनियन के लिए भी या पर्सनल डिस्कशन के लिए भी कई बार आते हैं लोग, तो काउंसिल के या और भी, तो वो डॉक्यूमेंट्स छोड़ जाते हैं। धन्यवाद। तो ये थी इस केस की कहानी। उसके बाद में वो छूट गए, जो लोग थे बरी हो गए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसीडिंग्स के बाद में। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए केस के साथ।